नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत की खबर। हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, स्वागत है आपका। बहुत सारी खबरों की बात आपके सामने करेंगे हम। पहले कांग्रेस पार्टी ने जो अभियान शुरू किया है, मनरेगा की जगह सरकार जो जी राम जी कानून लेकर के आई है उसके खिलाफ जगह जगह आम सभाएं इसको लेकर के हो रही हैं। और राहुल गांधी भी इस क्रम में जो है, आपने देखा वो रायबरेली में भी थे, दिल्ली में भी इसको लेकर के आज एक कार्यक्रम किया गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस सब्जेक्ट को, इस विषय को लेकर के सरकार क्या कहीं से कोई चिंता महसूस कर रही है कि इसका कोई रूरल इंडिया में किसानों के बीच में कोई असर हो सकता है, जिस तरीके से कांग्रेस ने इसको अभियान बनाया? चिंता तो बिल्कुल नहीं है, सतर्कता ज़रूर रखी गई है। और सतर्कता की वजह ये थी सौरभ कि किसान आंदोलन को लेकर जो अनुभव हुआ था उसके बाद बीजेपी नहीं चाहती थी कि वैसा कुछ फिर से एक भ्रम खड़ा कर दिया जाए। और इस लिहाज से जैसे ही ये कानून बना उसके बाद बीजेपी संगठन ने शीर्ष स्तर पर एक बैठक की, 5 लोगों को उसके कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई और मंडल के स्तर तक टीम बना दी गई। केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ के बाकी मंत्रियों के साथ, बाकी संगठन के नेताओं के साथ ब्रीफ किया जा रहा है एक एक पॉइंट, जो कि यहाँ पे जो चीज़ें तय की गई हैं और उसका ग्राउंड तक लेके जाया जा रहा है। तो उसमें बीजेपी को ऐसा लगता है कि अपोजिशन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, नैरेटिव के मामले में ये बहुत आगे रहेंगे। दूसरी चीज़ कि इस लिहाज से भी बीजेपी निश्चिंत है क्योंकि उसको ये पता है कि अखबारों में, बयानों में चाहे जो कोई कुछ बोल ले, ग्राउंड पे सबको पता है कि मनरेगा का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था और जो लोग उस सिस्टम से लाभान्वित होते थे सिर्फ उनको फ़र्क पड़ेगा अगर व्यवस्था कुछ अलग की जा रही है। तो बाकी नीचे ग्राउंड पे आम लोगों को उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आम मजदूरों को जिनको काम को लेके जो समस्या रहती थी, उस समस्या के समाधान के लिए जो पिछले कानून में था उसको और ज़्यादा बेहतर किया गया है, तो वहाँ पर भी कोई समस्या नहीं आनी है। तीसरी चीज़ कि किसान आंदोलन एक बहुत छोटे हिस्से में लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज्ड था। किसानों का संगठन और किसानों का संगठन ऑर्गेनाइज था, तो इसलिए उन लोगों ने एक माहौल बना के प्रेशर डाल दिया। मजदूरों के हिसाब से बात करें तो मजदूर तो बेचारा अपना मजदूरी करते हैं, उनको नेतागिरी के लिए थोड़े उनके पास समय है कि वो नेतागिरी करने जाएं। तो जिनको जो जहां काम मिलना है वो काम लेते हैं और अपना आसानी से काम करते हैं। और क्योंकि तर्क सारे जो बताए जा रहे हैं सत्ता पक्ष के द्वारा यानी कि बीजेपी के द्वारा, वो सुनने में उनको ये समझ में आएगा कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए, ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए इस व्यवस्था को किया गया है। इसलिए ऐसा लगता नहीं कि ग्राउंड पे कोई नकारात्मक असर होगा इस कानून को लेकर। लेकिन सरकार फिर भी मतलब उसको इतना लाइटली नहीं ले रही कि इसका जवाब दिया जाएगा। तनिक भी लाइटली नहीं ले रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा सतर्कता। जैसे आज भी हम लोग बात कर रहे हैं तो आज भी कई नेता लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर दौरे करके वहाँ बता रहे हैं कि आपको ग्राउंड पे कैसे इस मैसेज को लेके जाना है। केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं प्रदेश के नेताओं को, अगर वहाँ पे सरकार है तो मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को और सभी पदाधिकारियों को एक साथ बैठक करके वो लोग फिर जिला पे, जिला वाले फिर मंडल के स्तर तक। ठीक है, अब नितिन नवीन जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनकी बात कर लेते हैं। आपने सब वो तस्वीरें देखी थी किस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनको आग्रह करके उनकी कुर्सी पर बैठाया था और वहाँ से जो उन्होंने बातें की कि मैं प्रधानमंत्री हूँ लेकिन ये आज से मेरे बॉस हैं। तो नितिन नवीन जी अपने रोल में ढल गए हैं, जो वो जिस तरीके की बैठकें या फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग ये बात कर रहे थे कि इतने सीनियर लोग हैं जो अब उनको रिपोर्ट किया करेंगे, उनमें से बहुतों का खुद का नाम चल रहा था अध्यक्ष पद के लिए, उनसे वो कैसा व्यवहार रख पाएंगे? इसमें सौरभ जो बाहर से देखता है ना, या बीजेपी के पॉलिटिक्स को, बीजेपी के सांगठनिक ढांचे को जो नहीं जानता है उसके लिए ये समस्या होगी। जो बीजेपी के भीतर के लोग हैं उनके लिए ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ है। 49 साल की उम्र में जब अमित शाह जी बने थे तब क्या हुआ था, 46 साल की उम्र में जब वाजपेयी जी बने थे तब क्या हुआ था उस समय। तो ये बीजेपी में ऐसा होते रहा है। दूसरी चीज़ कि खुद नितिन नवीन जी के उदाहरण के हिसाब से समझ ले सौरभ कि जब उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया तो क्या छत्तीसगढ़ के प्रभारी में उनसे छोटे उम्र के लोग वहाँ पे नहीं थे, उनसे बड़े उम्र के लोग नहीं थे, सब क्या छोटे उम्र के लोग थे? वहाँ पे तमाम बड़े नेता ऐसे थे, जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी की बात कर लें जो कि रायपुर से ही आते हैं, 7-8 बार के तो विधायक रहे। लेकिन प्रभारी के तौर पे नितिन नवीन जी ने अपना काम कराया प्रदेश के सभी नेताओं के साथ। तो जो बीजेपी के सांगठनिक और रीति नीति को जानता है, सांगठनिक ढंग को जानता है, उसको ये पता है कि एक सामान्य स्मूथ प्रोसेस होता है। संगठन ने एक बार फैसला कर लिया, असहजता वाली बात नहीं है, दूर दूर तक नजर नहीं आएगी और वो एकदम से फुल स्टॉप उसी दिन लग जाता है जिस दिन संगठन ने वो फैसला कर लिया। और वहाँ सबको ये पता है, जैसे आपने कितने लोगों के नाम के चेहरे देखे होंगे मंच पे जिस दिन नितिन नवीन जी के नाम का अनाउंसमेंट हो रहा था। एक से एक बड़े केंद्रीय मंत्री अन्य भी हैं, सिर्फ वही थे जो कि पूर्वाध्यक्ष हैं या फिर जिन्होंने चुनाव को कराया, लक्ष्मण जी, प्रधानमंत्री जी और नितिन नवीन जी। तो बीजेपी में हर चीज़ के लिए एक डिफाइंड सेट होता है, पैटर्न एक होता है, उस पैटर्न के हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं
और वहाँ पर संगठन ने एक बार फैसला कर लिया, फिर बात खत्म। नहीं, लेकिन जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खास तौर पे कहा कि आज से ये मेरे बॉस, उनको खुद उनकी कुर्सी पर बैठाना, आग्रह करके बैठाना, तो क्या वो ये मैसेज देना चाहते थे? मैं अवज्ञा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा कि, लेकिन कोई मतलब जो ये कहें वो कमांड है आज से सबके लिए, वो इस बात को रेखांकित कर देना चाह रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने अपनी तरफ से एकदम से पूरी ताकत देने की कोशिश की, और ये एक तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर नैतिक कर्तव्य भी इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि पीएम ने खुद ओढ़ा होगा कि जो फैसला किया गया है उन लोगों के द्वारा, उस फैसले को ग्राउंड पे उसी रूप में, सशक्त रूप में लेके जाएं, इसकी भी जिम्मेदारी। जैसे लीडरशिप जब आप डेवलप करते हैं तो कैसे डेवलप करते हैं? सिर्फ नाम चयन करके नहीं ना, उसको ताकत दे के भी, उसको समझा के, समय समय पे उनको बता के कि कैसे आप बोलें, क्या करें। और प्रधानमंत्री तो सौरभ ऐसे प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो कि आपको हैरानी होगी इस बात पे कि जब राज्यों के मुख्यमंत्री उनके पास जाते हैं तो उनसे सरकारी कामकाज के अलावा उनके व्यक्तिगत रूटीन, व्यक्तिगत शेड्यूल पे भी वो पूछते हैं और ये बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, आप क्या करें। और अगली बार फिर उनसे वो पूछते हैं कि मैंने आपको वो कहा था, आप वो करते हैं कि नहीं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, योगा करना, एक्सरसाइज करना, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, गले में कोई समस्या है तो आप क्या करें, हर तरह की चीज़। मतलब एक लीडर के तौर पे उनका अपना, हर लीडर किस प्रकार से मजबूत दिखे, हर कार्यकर्ता किस प्रकार से मजबूत दिखे, इसकी चिंता वो करते हैं और वो हमेशा से करते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ आपको बताते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति, कोई गुटखा खाने की आदत हो, गुटखा छुड़वा दिया उन्होंने बोल के, तो इस तरह की जब चिंता करते हैं तो यहाँ पर कैसे नहीं चिंता होगा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक युवा व्यक्ति आया तो उसको आप अपनी पूरी ताकत दें। जैसे आपने देखा होगा कि नितिन जी को जब उन्होंने बैठाया चेयर पे, सारे संबोधन वगैरह सब चीज़ होने के बाद, तो एक शब्द निकला जो कि मजबूरी, वही मैं, वो मजबूरी। नितिन जी इस बात को बार बार सम्मान के तौर पे वो सबसे कहते रहते हैं कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि अपने इतने बड़े नेताओं के सामने मुझे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पे बैठना है, मुस्कुराते हुए इस बात को कहते हैं। उसी चीज़ को उन्होंने रेखांकित किया कि अब आप भी ये समझिए कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसी हिसाब से आपको पार्टी को आगे चलाना है। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि नितिन जी इस काम को अलग लेवल पर लिंक कर चुके हैं। जैसे बीजेपी युवा मोर्चा में आप रहे तो नितिन नवीन जब बीजेपी युवा मोर्चा में रहे तो उन्होंने देखा ना कि बीजेपी का ढांचा किस प्रकार से है। जैसे गडकरी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अमित शाह जी जब थे, राजनाथ जी जब थे, उनसे बड़े उम्र के नेता पार्टी में थे ना। इन 3 दिनों में कोई नोटवर्दी कोई फैसला नितिन नवीन जी का? और फैसला जैसे आप पहली चीज़ देखें कि जिसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा भी चली सोशल मीडिया पे भी, कि कर्नाटक में अगर लोकल बॉडी का इलेक्शन हो रहा है और राम माधव जी को वहाँ पे इंचार्ज बनाया जा रहा है। राम माधव जी एक हाई प्रोफाइल नेता, पार्टी के पहले जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और बड़ा नाम, और उस लिहाज से कांग्रेस के या दूसरे अपोजिशन के नेताओं के चश्मे से देखें तो उनको ये लगेगा कि एक छोटा काम दे दिया गया म्यूनिसिपल इलेक्शन। हाँ, लेकिन बीजेपी जो तकरीबन 25,000 करोड़ का बजट का वहाँ पे है लोकल बॉडी, वहाँ पे अपोजिशन की यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ पे लगभग आप देखें तो 28 के आसपास विधायक आते हैं, 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, तो वहाँ पर बीजेपी अपने एक मजबूत नेता को भेजना चाहती है। अब वो उस काम को नितिन जी ने अध्यक्ष बनने के साथ उस फैसले को किया। और जो लोग इस बात को नहीं समझेंगे वो दूसरे चश्मे से देखेंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि सुनील बंसल भी अगर प्रदेश महामंत्री हैं, या केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव, इन लोगों को तो दिल्ली चुनाव में अगर आपको याद होगा कि 2 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी, सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र। ये बीजेपी ऐसे ही काम करती है, वहाँ बड़ा छोटा, किस ओहदे पे आप हैं, किस पे नहीं है, ये सब बिल्कुल मायने नहीं रखते। क्या अपने भी कोई विश्वस्त लोग हैं, कोई इनकी कोटरी है, ऐसा कुछ है क्या? ना ना ना, नितिन जी को जो लोग भी जानते हैं, 2-3 चीज़ में आपको बताएंगे। पहली बात तो ये कि वो किसी के साथ बहुत सहजता से रहते हैं। दूसरा, कोटरी और ग्रुपिज्म में विश्वास नहीं करते। तीसरी चीज़ कि उनके ऊपर कोई राजनीतिक कटाक्ष भी मार दे तो रिएक्शन नहीं देते। ठीक है। अरे एक मैंने लेकिन देखा उस दिन जब वो जिस दिन उनका चुनाव हो रहा था तो उस दिन एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि योगी जी कहाँ बैठे हैं। किसी ने कहा योगी जी को सेकंड रो में उनको जगह थी। हालांकि मैंने तो जब देखा तो वो फ्रंट रो में उनको बैठे हुए देखा, लेकिन बहुत से लोगों ने मैंने देखा इसको एक इशू बनाने का कोशिश की। बिल्कुल, खासतौर पर सोशल मीडिया पर सौरभ 2 चीज़ें बहुत चल रही हैं। जैसे नितिन जी के केस में एक अंदर की बात हम लोगों ने कर ली, दूसरी बात वो लोग ये कह रहे हैं कि पीएम के स्पीच के बाद ऐसा हुआ, जबकि हकीकत ये थी कि जब पीएम आ रहे थे नितिन जी के साथ तो बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पहुँचना था उससे पहले सीढ़ी है, सीढ़ी से उतर रहे थे नितिन जी, साइड से उतर रहे थे और साइड में क्योंकि रेलिंग थी तो वहाँ से उनका, नितिन जी का कद अपेक्षा के थोड़ा कम है तो वो दिखता नहीं बाहर, तो उस लिहाज से पीएम ने उनको खींचा, ऊंचे वाले प्लेटफॉर्म पे उनको रखा और अपने खुद नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे आए हैं। लेकिन प्रचारित इस रूप में किया जा रहा है कि हाँ पीएम ने उनको पीछे धकेल दिया, कौन बॉस, इस तरह की जो आमतौर पे होता है कि प्रधानमंत्री मोदी कोई भी फैसला लें, कोई भी अच्छा फैसला, तो फैसले की अगर आप आलोचना नहीं कर सकते तो उसके इर्द गिर्द एक भ्रम क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। उसी का एक नमूना है ये।
दूसरी चीज़ कि योगी आदित्यनाथ जी के केस की अगर बात कर लें तो जब योगी जी वहाँ पहुँचे, अच्छा सभी मुख्यमंत्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी सौरभ, वहाँ भी आप देखें तो एक समान चेयर, कोई छोटा बड़ा ये वो कुछ नहीं। जब योगी आदित्यनाथ जी आए तो उससे पहले बाकी सारी सीटें फुल हो चुकी थी और पहले ये संभावना जताई गई थी कि केशव मौर्य जी बैठ गए हैं तो उनके बगल वाली सीट शायद योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, लेकिन पहले वहाँ पे आ गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री गए थे उनको नमस्कार करने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केशव जी को सीट खाली थी तो वहाँ पे वो बैठ गए। योगी जी बहुत बाद में आए हैं बाकी सब लोग के बैठने के साथ। तो सेकेंड रो में सुधा यादव जी जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर है, उन्होंने तुरंत सीट खाली करके उनको ऑफर सीट किया। सेकेंड नंबर रो में योगी जी आराम से बैठ भी गए, उनको कोई ये ईगो नहीं था कि मुझे फ्रंट रो में बैठना है। वहाँ पर फिर बीजेपी संगठन के बाकी जो लोग थे जो व्यवस्था में जुटे हुए थे, उनको ये लगा कि इस तरह की पिक्चर आएगी तो ठीक नहीं लगेगा। तुरंत साथ का जो कॉरिडोर था, गमला वगैरह वहाँ से हटाया गया क्योंकि आने जाने का रास्ता भी चाहिए था। जैसे वहाँ स्पेस बना तो वो चेयर ला के फर्स्ट रो में रख दिया गया और योगी जी आराम से बैठे। आपको सर हैरानी होगी कि वहाँ बैठने के साथ साथ योगी जी को वॉशरूम भी जाना था, तो उसी तरह से सामान्य तरीके से जो जनरल वॉशरूम है ना बीजेपी के सभी कार्यकर्ता नेता जिसमें जाते हैं वहीं पे जाना था। उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि अलग से कमरा कोई खुलवा दिया जाए, अलग सब कमरे हैं, सब में अलग से भी वॉशरूम है। तो मतलब एक सामान्य तरीके से हर नेता हर कार्यकर्ता को बीजेपी हैंडल करती है, उसमें ना नेता को खराब लगता है ना कार्यकर्ता को खराब लगता है। और जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं सबसे पहले, तो वहां सारे कार्यकर्ता ही थे। बस मैसेज समझ लीजिए ना, जब देश का पीएम ही खुद कह रहा है। अरे नितिन नवीन जी को राज्यसभा भेजने की कोई तैयारी चल रही है क्या? खबरें ऐसे नहीं, ये सिर्फ चर्चाएं, जैसे वैसे मैंने कहा कि अलग अलग जो चर्चाएं चलती हैं उस हिसाब से चर्चाएं हैं। जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिल रही है उसमें बिल्कुल नितिन जी की ऐसी कोई अभी प्लानिंग भी नहीं है, इच्छा तो छोड़ दीजिए, प्लानिंग भी नहीं है कि वो अभी राज्यसभा जाने जा रहे हैं। अभी संगठन के लिए वो इस तरीके से काम करते रहेंगे और इससे पहले भी आप देखें तो अमित शाह जी भी ऐसे ही इस काम को कर रहे थे। तो विधायक रहेंगे या विधायक की छोड़ेंगे? नहीं, विधायक तो अभी रखेंगे। अच्छा। और उसमें आगे देखने वाली बात होगी उसका फैसला क्या करते हैं वो, कि विधायक छोड़ दें, तुरंत ही छोड़ दें या बाद में छोड़ते हैं। अल्टीमेटली तो छोड़ना ही छोड़ना है। ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि अगला जब लोकसभा चुनाव आएगा तो वहाँ पर वो नज़र आ सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए। अभी तुरंत से अच्छा ये गलत भी जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कोई राज्यसभा की सीट खाली हुई है तुरंत अपने ही ले लें, हालांकि बिहार में सीट खाली हो रही है, लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे, रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये खबर इसलिए है आजकल चर्चा में क्योंकि कल जो है वो संसद की जो रक्षा मामले की समिति है जिसके वो एक सदस्य हैं, वो जा रही है उत्तर प्रदेश अयोध्या और वहाँ उसके बाकी सदस्य जो हैं उस समिति के वो मंदिर भी जाएंगे। मंदिर ट्रस्ट ने इसका ऐलान भी कर दिया है, पुष्टि कर दी है कि सदस्य वो सभी सांसद जो हैं वो मंदिर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का कल जाने के प्रोग्राम के बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। मतलब कम से कम ट्रस्ट को तो, मंदिर ट्रस्ट को तो ये नहीं मालूम कि राहुल गांधी आएंगे या नहीं आएंगे, और माना ये जा रहा है कि राहुल गांधी इस विजिट में शायद अयोध्या जाएं ही ना, क्योंकि वो अयोध्या जाएं और फिर मंदिर ना जाएं तो ज़्यादा सवाल खड़े होंगे, तो हो सकता है कि वो अयोध्या ही ना जाएं। कोई क्लैरिटी इस बात को लेके? सौरभ, इसमें जो मीटिंग है वो बनारस में मीटिंग है, ऑफिशियल मीटिंग है, और बनारस में मीटिंग के बाद क्योंकि समिति के सदस्य ये चाह रहे थे कि रामलला के दर्शन कर लें, तो इस लिहाज से वो बनारस से अयोध्या जाने वाले हैं। राहुल गांधी के केस में अगर बात करें तो यही नहीं, रक्षा मंत्रालय की समिति ने जब देश में बाकी दूसरे जगह भी कभी दौरे किए हैं तो मैंने समिति के अधिकारी से पूछा था कि क्या कभी ऐसा हुआ कि राहुल गांधी आउटडोर पे जा रहे हो कमेटी में, कभी हमारी नज़र में ना आया हो, वो गए हों। उन्होंने बताया कि नहीं, आउटडोर वाले पे नहीं, दिल्ली में जो मीटिंग होती है रक्षा मामलों की समिति की, उसमें राहुल गांधी ज़रूर कई बार दिल्ली के बाहर जाते नहीं हैं वो, दिल्ली से बाहर आउटडोर वाले में गए नहीं हैं। तो इस केस में भी समझा जा सकता है कि वही पैटर्न नजर आ रहा है जो बाकी जगह भी नहीं जाते, इसलिए वहाँ भी नहीं विवाद गए। तो होगा इस बार, लेकिन विवाद निश्चित तौर पे होगा कि अगर आपके पास अयोध्या का मौका था तो शायद जा सकते थे आप अयोध्या दर्शन करने। मान लीजिए इस समय नहीं जाते तो अलग से कभी जाके दर्शन कर लिए होते। तो उनका स्टैंड तो साफ नजर आ रहा है, चाहे कुंभ की बात कर लें या अयोध्या दर्शन की बात कर लें, उन्होंने अपने आप को दूर रखा। इससे एक कंट्रोवर्सी हुई है दक्षिण के 3 राज्यों में गवर्नर्स को लेकर के, राज्यपालों को लेकर के। केरल में मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाया सरकार ने कि गवर्नर ने जो है पूरा भाषण नहीं पढ़ा जिसमें केंद्र सरकार की किसी बात पे आलोचना की जा रही थी। ऐसे ही कर्नाटका के अंदर गवर्नर जो हैं वो उन्होंने भाषण, वो आए, ऐसा था कि वो आएंगे ही नहीं भाषण पढ़ने के लिए सत्र की शुरुआत में, विधानसभा सत्र की शुरुआत में। और तमिलनाडु में भी यही कंट्रोवर्सी हुई है, वहाँ जो गवर्नर हैं वो भाषण पढ़े बगैर विधानसभा से चले आए। उन्होंने कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया गया और यहाँ राष्ट्रगान का अपमान भी हुआ। तो ये कोइंसिडेंस है कि तीनों मामले जो हैं ये दक्षिण के राज्यों के हैं और तीनों जगह जो है वहाँ सरकार गैर भाजपाई है और गवर्नर का वहाँ पर टकराव है। हाँ, वो टकराव एकदम से खुल्लम खुल्ला है। तमिलनाडु केस की बात करें सौरभ तो पिछले 2-3 साल से ये पैटर्न चला आ रहा है। कर्नाटक में देखें तो ये नया है और उसमें अब जैसे ये सही बात है कि राज्यपाल को जो अभिभाषण पढ़ना होता है
वो सरकार जो भेजती है वही पढ़ना होता है। लेकिन दूसरी सही बात भी ये है कि वो राष्ट्रपति के वहाँ पे नुमाइंदे होते हैं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे होते हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया, पार्लियामेंट ने उसे पास किया, और उस कंडीशन में अगर वहाँ राज्यपाल इस बात को कहें कि मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस कानून को रिपील किया जाए, जी राम जी बिल के बारे में था, ज़्यादातर वही मामले तो इस तरह की चीज़ें कैसे, मतलब ये तो खुद वहाँ की सरकार चाह रही है कि इस प्रकार के संवैधानिक क्राइसिस को इनवाइट करे, अन्यथा आप इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर लेकिन वो सकते वही थे। कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना कि भाई ये तो आम बात है ना, सरकार का ही भाषण होता है जो राज्यपाल पढ़ते हैं, तो उसमें जो भी बात है आपको पढ़नी पड़ेगी। नहीं, उसमें वही है ना कि उसमें जो भी बात है, मतलब जो व्यक्ति वहाँ पे राष्ट्रपति का प्रतिनिधि, अब कल को राष्ट्रपति के खिलाफ आप लिख दीजिए, उसमें कहिए कि एक तरह से राष्ट्रपति के खिलाफ ही है संवैधानिक दर्जे के हिसाब से अगर आप देखें तो। जिस कानून को राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ वो अधिनियम बन जाता है, उसी को उनका नुमाइंदा कहे कि इसको आप वापस लीजिए, तो ये तो ऑलरेडी आप क्राइसिस जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं। आपको पता है कि हाँ, राज्यपाल इस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, और दूसरी चीज़ कि राज्यपाल का अपना विवेक भी तो होगा ना, वो आप कुछ भी लिख के दे दें और वही चीज़ वो पढ़ दें, कैसे संभव? अच्छा, एक जो यूपी में कंट्रोवर्सी चल रही है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर के, इसको लेकर के क्या खबर है? जैसे उनसे मेला प्रशासन ने, प्रयागराज ने पूछ लिया कि आप शंकराचार्य कैसे लिखते हैं अपने नाम के आगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो है किसी को शंकराचार्य की उपाधि नहीं देने से भी इनकार किया हुआ है। इसको कैसे देखा जा रहा है, दिल्ली में कैसे देखा जा रहा है? जैसे बीजेपी के नेताओं से हमने ये पूछा कि इस तरह के विवाद को आप कैसे देख रहे हैं, तो उसमें दोनों चीज़ें थी। पहली बात तो ये कि जैसे जो संघ पृष्ठभूमि के लोग हैं वो भी ये मान के चल रहे हैं कि शंकराचार्य जी को भी इस तरह से विवाद खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ एक दान ये भी है ओपिनियन कि स्थानीय प्रशासन को भी इस तरह से हेड ऑन करने का क्या मतलब है। और एक अंडरस्टैंडिंग बात वो समझ में आती है कि अगर किसी ने गेरुआ वस्त्र पहना है तो उसका एक सम्मान का भाव उसमें रखिए, अनलेस अनटिल कोई वैसी चीज़ संत तो है ही ना, संत तो हैं, तो उस रूप में आप सम्मान कीजिए। प्रशासन क्यों इस प्रकार से उलझ रहा है? तो ये दोनों ही चीज़ें हैं कि इसको विवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी, यह अनावश्यक विवाद है, ऐसा समझा जा रहा है यहाँ पर। अरे एक मैं अंत में आपसे, लेकिन ये ज़रूर पूछ लूँ, लोग जानना चाह रहे होंगे, ये जो ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है जिसमें पाकिस्तान समेत बहुत सारे मुस्लिम देश और कुछ और देश जो हैं वो जाकर के उन्होंने डावोस में, स्विट्ज़रलैंड में आज दस्तखत भी कर दिए ट्रंप की मौजूदगी में। भारत ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। क्या भारत सरकार ने इस पर सोचना शुरू किया है? क्या जवाब देंगे? उसमें बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि ऐसे ही इसको पेंडिंग रखा जाएगा और ऐसे ही ये चलता रहेगा। उसके पीछे भारत की रुचि इस लिहाज से नज़र नहीं आ रही। जो अंडरस्टैंडिंग है, आधिकारिक तौर पे तो कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जो बातचीत करके जो समझ में आता है सौरभ, वो ये कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जागीर वाली जैसी बॉडी बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि हम ऐसी किसी भी चीज़ में शिरकत नहीं करते। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो एक छोटा सा मामला था, जब छोटा सा मामला इन द सेंस कि एक बार की वो घटना थी, रूस यूक्रेन वार को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि रूस को इनवाइट नहीं किया गया था, तो भारत ने उसको एकदम से डाउन प्ले किया सेक्रेटरी लेवल से भेज के कि भाई जब दोनों संबंधित पक्ष नहीं है तो क्या मतलब है। तो भारत बार बार ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है कि भारत जी की जो अपनी लाइन है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, उनके हित में हम जंप कर जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी के साथ, लोकतांत्रिक तरीके से कोई व्यवस्था की बात हो तो उसमें भारत जरूर इसका जवाब देने की हमें कोई जल्दबाजी महसूस नहीं बिल्कुल हो रही है। दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जो जवाब होगा वो समझा जा सकता है कि वो कैसा रहेगा, उसी रूप में कि आप समझ लो कि हमें इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये बहुत सारी खबरों के पीछे की खबर आपने जानी। अब जब देवेंद्र अगली बार समय देंगे तो फिर आपके सामने कुछ नई बातें करेंगे हम। तो भारत की खबर में आज इतना ही।